Next chapter is plant kingdom, और plant classification. इसके पहले चैप्टर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने ऑल लिविंग बीइंग को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसके लिए 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड देन फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था. ओके और रिसेंट वाला 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्ल वुड्स ने दिया था, उसके बारे में भी हमने 6 किंगडम के बारे में भी पढ़ा था. और हमने कहा था कि एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाय आर.एच. विटेकर. ओके और आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग 5 किंगडम्स है: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. ओके तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई, इनको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ चुके हैं. किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया को हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ब्रीफली डिस्क्राइब किया था. अब उनके ऊपर पूरे होल चैप्टर्स, तो प्लांट क्लासिफिकेशन पर, किंगडम प्लांटी पर चैप्टर है प्लांट किंगडम और प्लांट क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट हम प्लांट, तो हमने वहां पर डेफिनेशन लिखी थी कि प्लांट किसको कहेंगे. तो हमने कहा था दोज ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक होंगे, फर्स्ट मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस मिलेगा, यूकैरियोटिक होंगे, ऑटोट्रॉफिक, ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक, मतलब फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड फॉर्म कर रहे हैं, अपना खुद का फूड फॉर्म करने वालों को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं. और ऑटोट्रॉफ में भी प्लांट ओनली फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं. फोटो ऑटोट्रॉफ है मतलब फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं. बैक्टीरिया में हमने कुछ बैक्टीरिया को कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी पढ़ा था. तो फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स कंटेनिंग, प्लास्टिड्स का मतलब है प्लांट्स में छोड़ करके किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्लास्टिड नहीं मिलते. प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं उनके कलर के बेसिस पर. क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन प्लास्टिड जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं, क्लोरोफिल मिलता है. क्रोमोप्लास्ट मतलब क्रोमा मतलब कलर, तो ग्रीन को छोड़ करके बाकी अदर कलर वाले पिगमेंट्स मिलते हैं जिन प्लास्टिड में, उनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल पेटल, किसी भी फ्लावर की पेटल का कलर, फ्लावर का कलर होता है उसके पेटल के कारण. जैसे रोज है, ओके कोई रेड रोज है तो उसमें जो रेड कलर है पेटल का वो क्रोमोप्लास्ट के कारण है. ओके वाइल ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब व्हाइट, व्हाइट प्लास्टिड जो फूड स्टोरेज के लिए होता है. तो प्लास्टिड ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्लास्टिड कंटेनिंग, प्लास्टिड आ गया तो क्लोरोप्लास्ट भी आ गया, और क्लोरोप्लास्ट आ गया तो क्लोरोफिल भी आ गया, मतलब क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग. क्लोरोफिलस मोस्टली मल्टी सेलुलर, कुछ ही यूनिसेलुलर होते हैं प्लांट, मोस्टली मल्टी सेलुलर एंड सेलुलोजिक सेल वॉल कंटेनिंग, मतलब सेल वॉल होती है और वो भी सेलुलोज से बनी हुई है. तो अबाउट 60% प्रोपोर्शन मतलब मेजर प्रोपोर्शन सेल वॉल का सेलुलोज बनाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेलुलोजिक सेल वॉल कंटेनिंग. सेलुलोजिक सेल वॉल कंटेनिंग organisms are called as plants. Are called
प्लांट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा कि प्लांट्स यूकैरियोटिक है, फोटोसिंथेटिक है, प्लास्टिड कंटेंट, प्लास्टिड होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिपोप्लास्ट, क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मोस्ट ऑफ द प्लांट मल्टीसेलुलर होते हैं, फ्यू प्लांट्स ही यूनिसेलुलर होते हैं और उनको भी हम अलगी में रखते हैं फिर, मतलब ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये चारों डिविजन्स प्लांट्स के मल्टीसेलुलर होते हैं, इनमें कोई यूनिसेलुलर नहीं मिलता। बस अलगी में कुछ मेंबर्स वहां पर यूनिसेलुलर है, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ओके। इस तरह से हम वहां पर वॉल बॉक्स, ऐसे कुछ मेंबर्स पढ़ेंगे जो अलगी के यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल वाले, और सेलुलोज से बनती है सेल वॉल। प्लांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, हम कर चुके हैं प्लांट्स, हमने देखा था कि प्लांट्स को हम एल्गी जो नॉन एम्ब्रियोफाइट होते हैं इसमें क्लासिफाई कर दिया था हमने, मतलब एम्ब्रियो नहीं बनता। फिर ब्रायोफाइट्स, सेकंड हमने कैटेगरी ली थी ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स मतलब ब्रायोफाइटा के मेंबर, इनमें एम्ब्रियो तो बनता है लेकिन वेसल्स नहीं बनती, ओके। नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट से ही नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, और इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि ये लैंड, ऐसी लैंड पर ग्रो करते हैं जहां पर एबंडेंस में वाटर होना चाहिए, ऐसी जगह पर ही ग्रो कर पाते हैं ब्रायोफाइट्स। फिर नेक्स्ट हमने कहा था थर्ड टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा के मेंबर्स। फर्स्ट लेन प्लांट्स हम इसको वो वास्कुलर है, ऐसे तो ब्रायोफाइट फर्स्ट लेन प्लांट है, फर्स्ट लेन प्लांट्स मतलब लैंड को अडॉप्ट करने वाले, क्योंकि अलगी तो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, बिना पानी के ग्रो नहीं हो सकते। फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट से, और फर्स्ट लैंड प्लांट जो वास्कुलर है, फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स ये टेरिडोफाइट है। तो टेरिडोफाइट वास्कुलर होते हैं, मतलब पहली बार जाइलम फ्लोएम इसमें आते हैं, वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट से ही, फर्स्ट वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, पहली बार जाइलम एंड फ्लोएम इनमें आती है, इसलिए ये टॉल हो पाते हैं, ओके। ये स्मॉल रहेंगे साइज में, स्मॉल इन साइज, ये पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम टॉल प्लांट ग्रो होते हैं। तो सबसे पहले टॉल प्लांट्स है टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स, ओके, जैसे फर्न। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, ये तीनों नॉन सीडेड प्लांट हमने कहते हैं बेटा, अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये तीनों नॉन सीडेड है, सीड नहीं आती इसमें। लेकिन जिम्नोस्पर्म पहला सीडेड प्लांट्स है, फर्स्ट सीडेड प्लांट्स, इसमें पहली बार सीड आती है, बट इनमें फ्लावर नहीं आती, ओके। तो अलगी से लेकर जिम्नोस्पर्म तक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ तक ये सब क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अलगी में भी फ्लावर नहीं आता, ब्रायोफाइट्स में भी फ्लावर नहीं आते, टेरिडोफाइट्स में भी नहीं आते, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं आते, ओनली एंजियोस्पर्म में फ्लावर आते हैं। एंजियोस्पर्म ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लीज किसी का माइक ऑन रह गया है, माइक म्यूट कर दीजिए। सर
Screen is यस looking. बेटा, Sir, क्या screen, यशस्वी? sir, screen blur है. स्क्रीन मेरी इसमें तो क्लियर दिख रही है बेटा। मैं एक दो स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ। मानसी, मानसी आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा प्रॉपर? Yes, sir. हाँ, एक भी स्टूडेंट को दिखा तो फिर बेटा देखो, ऐमान ने भी मैसेज किया है कि यस सर क्लियर है। आस्था, आस्था स्क्रीन क्लियर दिख रही है बेटा आपको? आस्था वानखेड़े। Yes, sir. हाँ, तो देखो बेटा क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही है बेटा तो इसका मतलब है कि शायद आपका नेटवर्क में थोड़ा कुछ इश्यू हो सकता है। आजकल इन्वायरमेंट ही ऐसा है बारिश का, इसका कहीं पर भी जो है क्लाउडी वेदर जो है वो अगर कुछ भी ये होती है तो उधर का नेटवर्क भी प्रॉब्लम आती है। Okay, sir. I will. ओके, किसी से स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में तो आ रहा है ना बेटा? जो मैंने कहा वो समझ में तो आया ना? Yes, sir. ओके, हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और ग्रुप पर सेंड कर देना जो भी स्क्रीनशॉट लेगा। डन? हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? Yes. ओके, किसने लिया? यशस्वी ने लिया क्या स्क्रीनशॉट? किसने लिया? स्क्रीनशॉट किसने लिया बेटा? Sir, मैंने वैष्णवी. वैष्णवी। तो बेटा ग्रुप पर सेंड कर देना बेटा वैष्णवी, किसी किसी का अगर नेटवर्क में Okay, प्रॉब्लम sir. होगी उनको मिल जाएगा। हाँ बेटा, प्लांट किंगडम को हम इस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ओके, प्लांट को क्लासिफाई करने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अगेन लिनियस ने प्लांट को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। और लिनियस ने प्रपोज किया आर्टिफिशियल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। for proper classification of plants, first artificial classification system was given by Carolus Linnaeus. ओके, इसने सबसे पहला प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए आर्टिफिशियल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया। अब इसका मीनिंग क्या है? तो उसने ये किस पर बेस्ड था? कैरोलस लिनियस का ये सिस्टम प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ड ऑन ओनली few morphological features, कुछ morphological features पर ही डिपेंडेंट था।
अब मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, कोई बताएगा मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? External मॉर्फोलॉजी external similarities. Structure, shape. यस वेरी गुड बेटा। किस किस ने बताया बेटा ये आंसर? दो स्टूडेंट ने बताया, नाम बताओ बेटा, किस किस ने बताया आंसर? सर वेदांत। वेदांत वेरी गुड बेटा। और किसने बताया? Sonar. पर सर ये आगे जाके सिस्टम का सोनल। ड्रॉबैक भी है ना? वेरी, हाँ बेटा ड्रॉबैक भी बताएंगे ना, ड्रॉबैक भी बताएंगे। अभी पहले हम उस पर तो बेस कर रहे हैं कि पहले क्या है सिस्टम, क्या है। फिर सिस्टम हमने लिखा ना नंबर 1, तो नंबर 2 आया है, मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें चेंज करके मॉडिफाई करके आया होगा। अगर दूसरा और सिस्टम देना पड़ा मतलब पहले सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। तो फर्स्ट मॉर्फोलॉजी का मतलब सोनल ने भी और वेदांत ने भी बहुत बढ़िया बताया, ठीक है, बराबर है। साइज, शेप या फिर एक्सटर्नल फीचर, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। ओके, जैसे हमारे नाक दिख रही है, आंखें दिख रही है, ओके, हाथ दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल फीचर की स्टडी है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ओके, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करना उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो ओनली ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर पर बेस्ड थी, जैसे लिनियस ने लिया नंबर ऑफ स्टेमन्स, ओके, नंबर ऑफ स्टेमन्स, तो स्टेमन्स को काउंट किया उसने ओनली। ओके, स्टेमन, स्टेमन पता है ना बेटा आपको? स्टेमन मतलब एंड्रोशियम, एक फिलामेंट रहता है ऐसा, और फिलामेंट के आगे एंथर, ओके, और एंथर के अंदर फिर पोलन ग्रेन बनते हैं। तो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेमन कहते हैं, क्लियर? तो नंबर ऑफ स्टेमन के बेसिस पर, ओके, इस तरह से उसने कैरेक्टर लिया। मतलब तो ये कैरेक्टर्स, ये फीचर्स जो है वहां पर ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में सेम नंबर ऑफ स्टेमन मिलेंगे लेकिन वो बहुत अलग अलग हैं, ओके, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो किसी में अगर ऐसे प्लांट है जैसे कि पी प्लांट है, तो पी प्लांट के फ्लावर में एक स्टेमन, अगर वहां पर 10 स्टेमन मिलते हैं, ठीक है, तो दूसरे किसी प्लांट के फ्लावर में भी अगर 10 स्टेमन मिले एक साथ में, ओके, तो क्या हम उसको दोनों को एक साथ में थोड़ी रख सकते हैं? उसके कैरेक्टर्स और फर्दर देखना पड़ेंगे हमको। तो ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वहां पर सफिशिएंट नहीं है क्लासिफिकेशन के लिए। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के? ये ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल फीचर पर बेस्ड है, सबसे पहला तो यही ड्रॉबैक है, ओके, ओनली few characters were considered for classification. ओनली कुछ ही कैरेक्टर को कंसिडर किया था, वो भी ओनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को, बाकी कोई दूसरे फीचर्स को पता ही नहीं वहां पर। ओनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वर यूज्ड, ओके, ओनली मॉर्फोलॉजी को ही यूज किया गया था, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में ही बताया जा रहा था। सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि स्टेमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, पेटल, सेपल, ओके, लीफ, स्टेम में ब्रांच है या नहीं है, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो जाते हैं। वेजिटेटिव मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर जो ओनली बॉडी के फॉर्म ही करते हैं, ओके, जबकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब जो यंग वन प्रोड्यूस करने में भी हेल्प कर सकते हैं, ओके। तो स्टेम, रूट, लीव्स, ये क्या हो जाएंगे?
ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो जाएंगे। और फ्लावर के जो एंड्रोशियम गाइनोशियम है, मतलब स्टेमन, स्टिल, कार्पेल, इनको हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को भी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को भी एक जैसे ही कंसीडर कर लिया। ओके, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू vegetative characters and reproductive characters. Reproductive characters or structures. Okay? तो हमें पता है कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अलग टाइप के हैं, उनको ज्यादा टाइम पीरियड लगता है ग्रो करने में। वो जब तक वो ग्रो नहीं होते तब तक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं आते, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होते, या फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करना नहीं स्टार्ट करते अच्छे से, ठीक है। और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो सकते हैं। ओके, जैसे कोई हमने प्लांट लगाया, ओके, और आपने मैंगो का प्लांट लगाया, ठीक है, 2 मैंगो के प्लांट आपने एक साथ में लगाने की कोशिश की, तो आप मैंगो की सीड ली, आपने दोनों एक ही वैरायटी के मैंगो लगा रहे हैं आपने लगाया, लेकिन आपने क्या किया, एक आपने आपके गार्डन में लगाया और एक जा करके कहीं ऐसी जगह पर लगाया जहां पर कि आप रोज रोज नहीं जाते, ऐसी जगह पर लगा दिया। तो सर आपके पर गार्डन में उसने आप तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया था ना। क्या बेटा? कार्लस लिनियस ने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया था ना। तो क्या लिखा बेटा हमने थर्ड वाले पॉइंट में? आपने इंपॉर्टेंस लिखा है ना सर। गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस वही है। वेटेज का मतलब क्या होगा? हम सिनोनिमस टर्म भी यूज कर सकते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस सर, ठीक है, सही है, सही है ना बेटा मिथिल? हम सिनोनिमस है। टर्म यस यूज सर। कर सकते हैं बेटा। एज सच एज डिक्टो एज बुक का नहीं हमको लिखना है बेटा, हमको समझना है कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं कंसेप्ट को, है ना। कोई दिक्कत है तो पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आपने 2 मैंगो के सीड्स लिए और 2 मैंगो के सीड में एक आपने आपके गार्डन में लगा रहे हैं और एक आप ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहां पर कि आप रोज जा करके नहीं देख सकते उसको, वहां पर लगा दिया। ओके, आप गार्डन का है आपके, तो आप आपके गार्डन में देखेंगे बार बार उसको, वहाँ पर बीच बीच में हर दिन सुबह पानी डालेंगे उसमें, वहाँ पर उसका ध्यान रखेंगे कि कोई आसपास में अगर वो ग्रो हो रहा है तो आसपास में कोई ग्रेजिंग एनिमल, ब्राउजिंग एनिमल ना हो, मतलब कि गाय वगैरह, भैंस वगैरह कोई आकर के उसको खा ना ले, तो आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, बचाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो कोई ऐसा एनिमल उसको खा ना ले, ठीक है। तो गार्डन वाला जो मैंगो है सेम वैरायटी का, और वो जो आपने जहां पर आप रोज जा नहीं सकते, देखभाल नहीं कर सकते, वहां पर लगाया है, तो आपको क्या लगता है कौन अच्छा ग्रो कर सकता है? क्या दोनों अच्छे से ग्रो कर जाएंगे? 100% चांसेस है दोनों के अच्छे से ग्रो करने के। बताओ बेटा, क्या सर जो दोनों के गार्डन वाला है 100% तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, और जो मतलब एक एम्प्टी स्पेस वो नहीं करेगा। हाँ, वेरी गुड बेटा। ओके, तो जिसका हम प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से इन्वायरमेंट दे रहे हैं उसको, अच्छे से न्यूट्रिशन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो तो 100% अच्छे से ग्रो होगा। लेकिन ऐसा जिसके पास में हम रोज जाकर के प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो डिपेंडेंट करेगा कि नेचुरली उसको वहाँ पर सॉइल में से वो न्यूट्रिशन ले पा रहा है क्या, अच्छी सॉइल है क्या, पानी अवेलेबल हो पा रहा है क्या उस सॉइल में उसको, तो बहुत सारी चीजों पर वो डिपेंडेंट करेगा। तो जिससे जो हमारे गार्डन में हम लगाएंगे उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ज्यादा अच्छे से ग्रो करने के, उसके अच्छे से यील्ड देने के भी चांसेस अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन जो बाहर लगाया गया है दूसरी जगह पर, उसके जो है वो चांसेस हो सकते हैं कि हो सकता है कोई ब्राउजिंग एनिमल आकर के उसको खा ले,
ठीक है, या फिर ना खा पाया समझ लो, तो ग्रोथ जो है उसको न्यूट्रिशन कम मिले उस सॉइल पर, या पानी कम मिला, तो इसके कारण उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो सकती है। तो वही मैंगो प्लांट के दो वैरायटी, मतलब दो अलग अलग सीड्स थी, ओके, वैरायटी वही थी, लेकिन एक का स्टेम अच्छे से ग्रो करेगा, ब्रांचेस आएगी, फ्लावर आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे पर चांसेस कम हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर अफेक्टेड होते हैं इन्वायरमेंट से, कैसा इन्वायरमेंट आप देंगे उनको, उस पर अफेक्टेड होते हैं, क्लियर। तो ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन्वायरमेंट के बेसिस पर, इसलिए इक्वल वेटेज नहीं देना चाहिए, ओके, जबकि उसने इक्वल वेटेज दे दिया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट बाकी रह गया होगा तो पूछ सकते हैं बेटा। डन? डन सर। गुड बेटा। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, कुछ कमियां रह गई थी, इसके लिए फिर इसकी कमी हटा करके वहां पर नया सिस्टम, वहां पर क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया, नेचुरल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। सेकंड, वहां पर नेचुरल, पहला आर्टिफिशियल नाम दिया गया था, इसलिए दूसरे का उससे कुछ अपोज में है, कुछ उससे कुछ चेंजेस करवा करके इसलिए उसका नाम रख दिया नेचुरल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसने प्रपोज किया, दो साइंटिस्ट थे, बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया, इसमें उन्होंने इस पर बेस्ड था इनका सिस्टम। इनका सिस्टम नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर एज वेल एज मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ओके, फाइटोकेमिस्ट्री, इस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टर्स। यस बेटा, सर ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। यस बेटा, एंड फाइटोकेमिस्ट्री आएगा ना? हाँ, फाइटोकेमिस्ट्री पर भी बेस्ड था, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ वहां पर अलग अलग वहां पर ब्रांचेस को यूज किया गया। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी को हमने कहा था एक्सटर्नल फीचर की स्टडी, ओके, उसको मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन की स्टडी, जैसे अगर हम ह्यूमन हार्ट की स्टडी करेंगे, ओके, लीवर, किडनी, इनको देखेंगे तो ये हमारी इंटरनली प्रेजेंट है, तो इनकी स्टडी जब हम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एनाटॉमी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंडिविजुअल के इंटरनल ऑर्गन या टिश्यू की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं, और जब ओनली टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं बेटा। और जनरली हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन की स्टडी, उसको पूरा बोलते हैं ओवरऑल एनाटॉमी। साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी, तो सेल के फीचर क्या है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ठीक है, न्यूक्लियस, उसके क्रोमोसोम का नंबर, ये साइटोलॉजी में आता है। वही एम्ब्रियोलॉजी में, उसमें एम्ब्रियो बनता है या नहीं बनता, तो हमने पढ़ा है कि एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, ठीक है, बाकी सभी में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो बनता है। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटा मतलब प्लांट, ओके,
तो प्लांट में डिफरेंट टाइप के जो केमिकल कंपाउंड अगर कुछ अलग से बनते हैं, जैसे कुछ प्लांट में रबर बनता है, कुछ प्लांट में रेजिन बनता है, कुछ प्लांट में डिफरेंट टाइप के जो है लेटेक्स मतलब व्हाइट फ्लूइड बनते हैं। ओके, कुछ प्लांट्स में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बनते हैं। ओके, लिपोरैपिड्स, क्लैरेट्स, ऐसे नाम से हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। कुछ प्लांट्स में फाइटो हार्मोन्स अलग स्पेशल टाइप के बनते हैं, कुछ में फाइटॉल बनते हैं, मतलब कुछ स्पेशल टाइप के अल्कोहलिक कंपाउंड्स बनते हैं जिनको फाइटॉल्स बोला जाता है। ओके, तो ऐसे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड जो प्लांट्स में स्पेसिफिक प्लांट में बनते हैं। ओके, जैसे रबर। ओके, रबर के लिए आइसोप्रीन, नियोप्रीन ये केमिकल लगते हैं। तो ये केवल रबर का जो प्लांट है उसी में बन रहे हैं, बाकी सभी में नहीं बनते। ओके, वैसे ही एक व्हाइट लेटेक्स होता है अफीम। ओके, अफीम, तो अफीम वो ओपियम डोडा, मतलब अफीम का जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं ओपियम। ओपियम डोडा के प्लांट में, ओके, ओपियम डोडा जिसका बायोलॉजिकल नेम है पेपेवर सोमनिफेरम, आगे पढ़ोगे आप लोग 12th क्लास में आप लोगों को। तो उस ओपियम डोडा के जो बर्ड होती है उसमें बनता है, तो उसमें वो वहाँ पर चीरा लगा देते हैं और वहाँ से वो व्हाइट लेटेक्स कलेक्ट करते हैं जिसको अफीम बोलते हैं। वो बस केवल उसी में बनेगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ स्पेशल केमिकल्स, ओके, रेजिन मतलब गम है ना, गोंद वगैरह बनती है, कुछ प्लांट में ही बनती है, नीम वगैरह में। ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिनको अगर आपने थोड़ा सा उसका बार्क को कट किया, छाल को कट किया, तो आप 1-2 दिन के बाद में वहां पर ऐसे रेजिन देखोगे, गम गोंद वगैरह देखोगे उसके पास में। तो कुछ ही प्लांट में होता है, हर प्लांट नहीं करता। तो सबकी अलग अलग कैरेक्टर्स, फाइटॉल्स इसको बोलते हैं, इनकी स्टडी को हम बोलते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स ले लिए फिर इन्होंने, इससे और अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कमी रह गई जिसको फुलफिल किया फिर नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम फर्स्ट, फाइलोजेनी क्या होती है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है वो समझ लो आप, तब आपको क्लियर होगा कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। तो फाइलोजेनी इस वर्ड का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जैसे हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की कि ह्यूमन बीइंग की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है, तो हम होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस के पहले क्रो-मैग्नॉन, निएंडरथल, होमो हिबालिस, होमो इरेक्टस। ओके, फिर उसके पहले रामापिथेकस, फिर उसके पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, फिर शिवापिथेकस, फिर उसके पहले ड्रायोपिथेकस। और ड्रायोपिथेकस मतलब पहला एप लाइक मैन। ओके, फिर वो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से बनाए थे। ओके, एप अलग हो गए और पहला एप लाइक मैन अलग हो गया, ड्रायोपिथेकस। तो हम पीछे जा रहे हैं, मतलब सेपियंस से पीछे जाते जा रहे हैं। तो ड्रायोपिथेकस ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज छोटे साइज वाले मैमल से, छोटे साइज वाले मैमल्स रेप्टाइल से, रेप्टाइल एम्फीबियन से, एम्फीबियंस स्पाइसेस मतलब फिशेस से ओरिजिनेट हुए। ठीक है, फिश वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट से मतलब कि नॉन कॉर्डेट से, वहां पर नॉन कॉर्डेट से डेवलप हुए। तो ऐसे वहां पर क्लासिफिकेशन बताया जाता है। फिर नॉन कॉर्डेट एनिमल्स प्रोटोजोअन लाइक प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुए होंगे। प्रोटोजोअन लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोअन्स कहाँ से इवॉल्व हुए होंगे, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म से। बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ होगा, तो हमने वहां पर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में लिखा था, सबका एंसेस्टर कौन है, प्रोजेनिएट और प्रोजेनाइटर, वहां से इवॉल्व हुए फर्स्ट लिविंग सेल।
तो ऐसे हम वहां पर एक ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब बैक में जाए, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है तो वो बैक में जाएंगे, उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। तो हमने अभी एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का लेकर के ह्यूमन बीइंग की फाइलोजेनी देखी। हम यहाँ पर ओनली इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एक ऑर्गेनिज्म की नहीं देखने वाले, हम देखने वाले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखने वाले हैं। फाइलोजेनी अगर क्लियर हो तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप फिर और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ऑर्गेनिज्म नहीं, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग लिया था हमने, अब ह्यूमन बीइंग और हमने ले लिया समझ लो मैंगो का प्लांट, या ह्यूमन बीइंग और एनिमल ही लेना है अगर आपको, तो हमने ले लिया ह्यूमन बीइंग और फ्रॉग। अब आप बोलोगे सर ह्यूमन बीइंग और फ्रॉग में क्या सिमिलरिटीज है, कौन बताएगा क्या क्या सिमिलरिटीज है ह्यूमन बीइंग और फ्रॉग में? Can you repeat? lungs, लंग्स, वेरी गुड। व्हाट बेटा, जिसको रिपीट करने का पूछ रहा है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ फिर उसको। व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन बिटवीन फ्रॉग एंड ह्यूमन बीइंग? तो आपको ह्यूमन बीइंग और फ्रॉग के बीच में क्या क्या सिमिलर कैरेक्टर्स है वो बताने थे। जैसे एक एग्जांपल बताया किसी ने, ह्यूमन बीइंग और फ्रॉग में लंग्स होते हैं, किसने बताया बेटा ये? नेहा, हेलो नेहा, वेरी गुड बेटा। ओके, ऐमान ने बताया किडनी। दोनों के ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन सिमिलर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब कौन कौन से बता? लाइक स्टमक, किडनी, हार्ट, लिवर, ब्रेन। हार्ट, हार्ट सिमिलर होता है हमारा और फ्रॉग का? नहीं बेटा, हमारा हार्ट, सर स्टमक में कितने ऑर्गन सेम होते हैं, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज? नहीं ना बेटा, नहीं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें, फ्रॉग में हम बोलते हैं वहां पर जो माल, उसमें हम मिड फोरगट, मिडगट और हाइंडगट ही बोलते हैं उसको। हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ पर प्रॉपर नहीं होती उस तरह से। आपके सिलेबस में है फ्रॉग का भी डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रॉग से रिलेटेड आपको 3 ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है सेकंड यूनिट के 3rd चैप्टर में। सेकंड यूनिट के अंडर में जो 3rd चैप्टर आएगा, मतलब ओवरऑल 7th वाला चैप्टर आपके एनसीईआरटी का, उसमें हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स नाम से है। उसमें पहले हम एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में 3 एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। इनके बारे में आपको वहाँ पर उनके सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ना है। लीवर तो बराबर बोला बेटा आपने, लीवर थोड़ा वहाँ पर है, हमारा और उनका लीवर के बीच में थोड़ी सी सिमिलरिटीज है। तो लीवर चल जाएगा, किडनी चल जाएगा, लंग्स चल जाएंगे। आगे क्या यूकैरियोटिक? यस, ये हुआ ना कोई पॉइंट। यूकैरियोटिक, दोनों यूकैरियोट्स है। ओके, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर ध्यान। multicellular organism, यस, बोथ आर मल्टीसेलुलर, वेरी गुड। यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर है, हेटरोट्रॉप। बोथ आर हेटरोट्रॉप, वेरी गुड। वर्टिब्रेट्स आर प्रेजेंट। वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है दोनों में, वेरी गुड। सेल वॉल एब्सेंट। यस, सेल वॉल एब्सेंट है, एनिमल है तो दोनों में सेल वॉल एब्सेंट है, वेरी गुड। ये फीचर्स, ऐसे फीचर्स आपको इवोल्यूशन में लिखना है बेटा। ओके, बाकी तो जो नॉर्मल फीचर्स है वो तो हम वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ वहाँ पर डिफरेंसेस मिलेंगे ही हर एक ऑर्गन में। हमारे और फ्रॉग के ऑर्गन में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। हमारे पास में जितनी सेल्स है उतनी सेल्स उसके पास में नहीं है, ठीक है? इसलिए उसका लीवर और हमारा लीवर फंक्शन में कुछ सिमिलरिटी दिखा रहा है, लेकिन उसका लीवर का वेट और हमारा लीवर का वेट अलग अलग है। हमारा लीवर का वेट 1.2 to 1.5 kg पढ़ा है हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में, उस पूरे फ्रॉग का 1.5 kg वेट नहीं होता। ओके, तो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं ऑर्गन्स के
फंक्शनिंग पर या फिर उनके फॉर्मेशन पर है कहीं ना कहीं। उनमें हम लीवर कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका लीवर और हमारा लीवर पूरा सेम होगा। कैरेक्टरिस्टिक अगर देखे जाए तो कुछ चीजों में वो सिमिलर है। तो ये मेजर फीचर आपको सिमिलरिटीज में ये काउंट करवाने बेटा कि सबसे पहले तो यूकैरियोट्स है दोनों। ओके, तो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है ये देखते हैं, तो दोनों यूकैरियोट्स हैं, ये सिमिलरिटी हो गई इवोल्यूशन में। फिर यूकैरियोट के बाद में फिर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो नहीं, प्रोटिस्टा तो नहीं कोई, तो नहीं, दोनों एनिमल है, तो दो फिर मल्टीसेलुलर होते हैं, तो मल्टीसेलुलरिटी। फिर एनिमल से तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट वाला कैरेक्टर। ओके, ऐसे फीचर्स आपको वहां पर लेना है। ओके, गुड। तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, सिमिलरिटीज भी लेते हैं और डिफरेंसेस भी लेते हैं। ओके, तो डिफरेंसेस फिर शुरू होते हैं कि हमारे पास में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, उसके पास में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। हमारे पास में टंग जो है, टंग का एंटीरियर पार्ट ओपन होता है, पोस्टीरियर पार्ट फिक्स होता है। ओके, उसका ठीक उल्टा, उसमें एंटीरियर पार्ट फिक्स होता है और पोस्टीरियर पार्ट फ्री होता है। किसी भी इंसेक्ट को जो है वो कैच करने के लिए, प्रे को कैच करने के लिए बाहर टंग फेंकी जा सके इससे। ओके, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स वहां पर डिफरेंट टाइप के वहां पर हम उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या इसमें नेक नहीं होती, हमारे इसमें नेक होती है। हमारे पास में आईलिड्स है, उसके पास में आईलिड्स नहीं होती। हमारे पास में उसके पास में निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, मतलब आई के ऊपर वो ऐसा एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कर सकती है। हमारे पास में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का केवल वेस्टिजियल पार्ट है, छोटा सा पार्ट बचा है बस केवल। ओके, तो हमारे पास में ऐसी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन नहीं है आंखों के ऊपर, वो पानी में जब जाती है तब वो निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन कवर कर लेती है उसकी आंखों को। ऐसे सो मेनी डिफरेंट टाइप के फीचर्स आप वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके स्किन पर पॉइजनस ग्लैंड मिल सकती है। जितनी ज्यादा शाइनी और सॉफ्ट, जितनी ज्यादा शाइनी रहेगी, स्मूथ रहेगी स्किन फ्रॉक की, वो उसके ऊपर उतनी ज्यादा पॉइजनस ग्लैंड है उसकी स्किन पर, ध्यान रखो। ओके, तो इस तरह के फीचर्स वहां पर है। हमारी स्किन पर कोई पॉइजनस ग्लैंड नहीं है। हमारे पास में हेयर है, उसके पास में हेयर नहीं होते। ओके, ऐसे में तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हम उसमें काउंट करवा सकते हैं। तो ये सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इवोल्यूशन के बेसिस पर किसी दो ऑर्गेनिज्म में जब हम ट्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशन से रिलेटेड इवोल्यूशनरी similarities and differences among or in between two members of two different species. Members of two different species. Different स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज के दो मेंबर्स में वहां पर जब भी हम उसमें इवोल्यूशन के बेसिस पर उनमें सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, जब ये ट्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या किया उन्होंने, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन के जितने भी कैरेक्टर्स वहां पर बेस था, प्लस उन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी इंक्लूड कर लिया उसके साथ में। ओके, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज इक्वल टू नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को आजकल कॉमनली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके,
मतलब यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट के अफेक्ट्स, ओके, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें तो देखेंगे ही देखेंगे, एज वेल एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखेंगे क्या क्या है। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को डाउट होगा यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। Give it a screenshot. डन सर। Yes, sir. Okay, good. तो ये हो जाता है प्लांट को कैसे कैसे क्लासिफाई करने के लिए सिस्टम बनाए गए। फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया था? ये अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, अब एक्चुअल में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम एक सिंगल साइंटिस्ट ने प्रपोज नहीं किया। ओके, डिफरेंट टाइम पीरियड पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में बताया, और इसीलिए अलग अलग साइंटिस्ट के हम नाम लिखते हैं। तो इसमें एक साइंटिस्ट थे एंगलर एंड प्रांटल, इन्होंने दोनों ने मिलकर के काम किया, इनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है इसको। फिर एंगलर प्रांटल के अलावा ताप्ताजन का कंट्रीब्यूशन है। ओके, प्लस बेंथम एंड हुकर के भी क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्होंने यहाँ पर लिया है। तो ऐसे डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसमें, अकेले एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर दो साइंटिस्ट ने मिलकर के अकेले ने नहीं किया है। एंगलर, प्रांटल, ताप्ताजन, ठीक है, डुजार्डिन, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, उन्हें कुछ ना कुछ वहाँ पर सिस्टम बताए थे। ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा आपने ये पॉइंट। सर आपने क्या लिखा कल है हम ये? पढ़ेंगे प्लांट के लिए टेक्सोनॉमी में कुछ स्पेशल टर्म्स पढ़ेंगे, साइटोटेक्सोनॉमी, केमिकल टेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये हम प्लांट टेक्सोनॉमी में कल के दिन सबसे पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद में फिर हम अलगी स्टार्ट करेंगे, पहला डिवीजन। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।